इसकी प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को कैटेगराइज कितनी कैटेगरी में किया गया है। पहला था वेल्थ ओरिएंटेड, वेलफेयर ओरिएंटेड, स्कैरसिटी ओरिएंटेड एंड ग्रोथ ओरिएंटेड। इसको हम लोगों ने देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे एसेंस ऑफ इकोनॉमिक। देखिए, एसेंस ऑफ इकोनॉमिक दो होती है, पहला है स्कैरसिटी एंड सेकंड है चॉइस। हमने डेफिनेशन एक पढ़ी थी, स्कैरसिटी डेफिनेशन। उसमें हमने ये पढ़ा था कि मैन जो है वो उसकी वांट्स बहुत अनलिमिटेड है, बट हीज रिसोर्सेज इज़ अ वेरी लिमिटेड। तो चूँकि वांट्स उसकी बहुत अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है, इसलिए हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज जो है बहुत स्केयर होने के कारण हमें चॉइस करना पड़ेगा। मतलब हमारी जो नीड्स, ढेर सारी नीड्स हैं, उनमें हमें कुछ अपनी आवश्यकताओं को इग्नोर करना पड़ेगा और कुछ आवश्यकताओं को ही हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के माध्यम से हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, कुछ को हम पूरा करेंगे। तो ये कहा गया है कि मैन हैज़ अनलिमिटेड वांट बट हैज़ अ लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देम। जो मैन है उसकी वांट्स बहुत अनलिमिटेड है, बट उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है। इकोनॉमिक्स टेल अस हाउ टू यूज दीज लिमिटेड रिसोर्सेज सो एज टू मैक्सिमाइज आवर सेटिस्फैक्शन बाय फुलफिलिंग मैक्सिमम वांट। मतलब ये कह रहे हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करें ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें सेटिस्फैक्शन मिले। इकोनॉमिक पुट अ स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमिक यूज ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड हैंस इट इज़ ए कॉल्ड द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स। और इसी को हम कहते हैं कि साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब आइए हम वन बाय वन स्कैरसिटी को भी देखते हैं। Scarcity refers to the situation where demands exceed the supply. Scarcity का मतलब ही होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, यानी कि जहाँ पे हमारी डिमांड जो है वो ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तभी तो स्कैरसिटी की कंडीशन होगी। जबकि हमारी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हों और मार्केट में सप्लाई बहुत कम हो, अर्थात सप्लाई यानी प्रोडक्ट हमारे पास बहुत कम हो मार्केट में। आर the availability of goods or resources falls short of matching the demand. Through thought limited in supply cannot be put in the category of scarcity, as demand for rotten egg is not available. Food grain, through available in a plenty, become scarce as its supply fall short of its demand. Hence the term scarcity is not only related to supply aspect but also with demand condition. ये कह रहे हैं कि अगर मार्केट में सप्लाई कम है तो इसका पूरा मतलब ये नहीं है कि स्कैरसिटी ही है। कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है, द स्कैरसिटी इज नॉट ओनली रिलेटेड टू सप्लाई, सिर्फ रिलेटेड सप्लाई से ही नहीं होती है। हो सकता है सप्लाई ना की गई हो, डंप कर लिया गया हो, स्कैरसिटी मार्केट में ना हो, आर्टिफिशियल तरीके से स्कैरसिटी बना दिया गया हो डंपिंग के थ्रू। तो इसलिए बट ऑल्सो विद द डिमांड कंडीशन, ये डिमांड की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि स्कैरसिटी है किसी प्रोडक्ट की या नहीं है। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ सिलेक्शन। दो चीज़ें हमने देखी थी, पहला था स्कैरसिटी और दूसरा है चॉइस ऑफ सिलेक्शन। चॉइस इज़ अ रिजल्ट ऑफ स्कैरसिटी। अब हमें चॉइस क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास स्कैर्स रिसोर्सेज स्केयर हैं, कम रिसोर्सेज हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हों तो हमें चॉइस करने की क्या ज़रूरत है, फिर हम अपनी सारी की सारी नीड्स को फुलफ़िल कर लेंगे। लेकिन चूँकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, स्केयर हैं, इसलिए हमें चॉइस करना पड़ेगा कि कौन सी नीड्स को हम सेटिस्फाई करें। चॉइस इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन वन आउट ऑफ वेरियस लिमिटेड अल्टरनेटिव। जो मतलब चॉइस क्या है कि हमें सेलेक्ट करना है, एक सिलेक्शन प्रोसेस है चॉइस, द वेरियस लिमिटेड अल्टरनेटिव। जो हमारे पास ढेर सारे अल्टरनेटिव्स हैं जो लिमिटेड हैं, उनमें से हमें किसी एक को सेलेक्ट करना है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बस हैविंग डिफरेंट प्रायोरिटीज़। मतलब जो कह रहे हैं कि हमारे सामने चॉइस की समस्या क्यों आती है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, क्योंकि हमारी वांट्स बहुत अनलिमिटेड है,
हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को जानते हैं और हमारी नीड्स ऐसी है कि हम कई प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चाहते हैं, कई तरह की वैरायटी हम चाहते हैं, इसलिए हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। मीन्स आर लिमिटेड एंड स्केयर विच कैन बी पुट टू वेरियस अल्टरनेटिव यूजेस। और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, वो लिमिटेड हैं। सिंस वॉट अन न्यूमेरस एंड मीन्स आर स्केयर, तो इसका मतलब क्या हुआ, वांट्स हमारी बहुत ज़्यादा हैं एंड मीन्स जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो बहुत स्केयर हैं। वी हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट अर्जेंट वांट फ्रॉम द न्यूमेरस। हम क्या करेंगे, जो हमारी वांट्स बहुत अर्जेंट होगी, मतलब हमें जिसको तुरंत सेटिस्फाई करना है, उस वांट को, उस अर्जेंट वांट को हम सबसे पहले फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। Having the other want which can be satisfied later on. In this sense, the scarcity of means make choice necessary. Had everything available in the plenty, there would have been no need for choice. अब कह रहे हैं कि अगर हम पहली अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर लेंगे जो बहुत अर्जेंट है, फिर हम दूसरी वाली अपनी जो वांट्स होगी उसे सेटिस्फाई करेंगे, और ये समस्या ही नहीं आती। अगर हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते तो हमारे पास चॉइस की समस्या ही नहीं आती। चॉइस की समस्या कब आती है, जब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हों। अब इस चार्ट के थ्रू हम देखते हैं एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यहाँ सबसे पहले आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सबसे ऊपर दिया गया है। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कब आती है, जब वांट्स हमारी क्या है, वांट्स अनलिमिटेड है और मीन्स हमारी यानी रिसोर्सेस हमारे क्या हैं, लिमिटेड हैं। तो वहाँ पे आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है सिलेक्शन का, कि कौन सी नीड्स हमारी बहुत अर्जेंट है और कौन सी नीड्स हमारी बहुत अर्जेंट नहीं है, तो उसे हम बाद में फुलफिल करेंगे। अल्टरनेटिव यूजेस, अब जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो हम अल्टरनेटिव यूजेस करेंगे। एंड डिफरेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑन द प्रियोरिटीज़, जो हमारी डिफरेंट प्रियोरिटीज़ है, यानी हम किस नीड्स को अपनी बहुत अर्जेंट समझते हैं और जिसको हम जल्दी पूरा करने चाहते हैं, तो उस समय फिर हमारे सामने आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और यही है क्या है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड स्केर्स लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में। द अबव एक्सप्लेनेशन शोज, ये एक्सप्लेनेशन जो चार्ट का है ये पूरा डायग्राम शो कर रहा है, दैट स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एज अ कंपेयर टू वांट इज़ द रूट कॉजेज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज क्या है, उसका जड़ क्या है, हमारे पास हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज सबसे कम है। ये हमारा रूट कॉज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। हैंस इट कैन बी सेड दैट स्केर्सिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी कह रहे हैं कि जो स्केर्सिटी है वो सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की ओरिजिन कर रही है, यानी वो उसको उससे उत्पन्न हो रहा है। सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो उत्पन्न हो रही है स्केर्सिटी के कारण। अगर स्केर्सिटी ना हो तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट में हम देखते हैं इकोनॉमिक्स को माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक को कैटेगराइज किया गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को दो लेवल पे डिफाइन किया जाता है, माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमिक। और इसे डिफाइन किसने किया था, रैगनर फ्रिस वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिक्स टू हु डिवाइडेड इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। जो रैगनर फ्रिस थे वो उन्होंने सबसे पहले डिवाइड किया था इकोनॉमिक्स को टू कैटेगरी में, माइक्रो एंड मैक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी स्टडीज बोथ एट इंडिविजुअल और एग्रीगेट लेवल। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी स्टडी की जाती है और एग्रीगेट लेवल पे भी स्टडी की जाती है। इंडिविजुअल माने पर्सनली एक एक यूनिट को लेके, और एग्रीगेट मतलब ओवरऑल पूरा लेके, पूरा ग्रुप लेके। इकोनॉमिक एक्टिविटी एट अ इंडिविजुअल लेवल इज स्टडी इन माइक्रो लेवल। जो MICRO है माइक्रो लेवल, उसका मतलब होता है कि हम इंडिविजुअल यूनिट को ले रहे हैं। माइक्रो का मतलब ये होता है स्मॉल,
यानी हम स्मॉल यूनिट में यानी इंडिविजुअल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं। वाइल इन अ मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एंटायर इकोनॉमिक आर स्टडी। और मैक्रो मीन्स बिग, तो मैक्रो में हम क्या करेंगे, पूरी इंटायर इकोनॉमिक को लेंगे। देखिए इस चार्ट में भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी 2 ब्रांचेस, माइक्रो एंड मैक्रो। और माइक्रो मीन्स स्मॉल, मतलब एट इंडिविजुअल लेवल, एंड मैक्रो मीन्स बिग एट एंटायर इकोनॉमिक लेवल। अब देखते हैं वन बाय वन माइक्रो किस शब्द से बना है। माइक्रो, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज। जो माइक्रो ड्राइव किया गया है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो ग्रीक वर्ड था माइक्रोज, विच मीन्स स्मॉल। माइक्रोज इकोनॉमिक दस डील विद अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ अ नेशनल इकोनॉमिक, यानी स्मॉल यूनिट को लेके, जो नेशनल इकोनॉमिक के स्मॉल यूनिट हैं, स्मॉल कंपोनेंट हैं, उनको लेके हम माइक्रो इकोनॉमिक में स्टडी करते हैं। अंडर माइक्रो इकोनॉमिक वी स्टडी पर्टिकुलर इकोनॉमिक organism for individual price, wages, income, economic behavior of individual consumer and produce। यानी कि हम क्या करते हैं, इसमें हम इंडिविजुअल प्राइस को लेते हैं, इंडिविजुअल वेजेस को लेते हैं, या इंडिविजुअल इनकम को लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक में। अब आइए इसके फीचर्स देखते हैं। इट स्टडी द इंडिविजुअल यूनिट। सबसे पहला इसका फीचर से क्या करते हैं, हम इसमें इंडिविजुअल यूनिट को लेके अपने स्टडी करते हैं। इट इज़ रिफर्ड एज अ थ्योरी ऑफ प्राइस। इसको हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइस थ्योरी। नेक्स्ट है, इट एज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। ये मान के चलते हैं कि जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। मैक्रो यानी बिग जो वेरिएबल्स हैं वो बिल्कुल कांस्टेंट रहते हैं। एंड नेक्स्ट है, प्राइस मैकेनिज्म प्लेज द सिग्निफिकेंस रोल इन अ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर माइक्रो इकोनॉमिक। कह रहे हैं कि प्राइस मैकेनिज्म मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई है कि फोर्सेस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्राइस को डिसाइड करने में। माइक्रो इकोनॉमिक ये मानता है कि डिमांड एंड सप्लाई जो कि प्राइस मैकेनिज़्म है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने के लिए, वो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये इनके फीचर्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मीन्स बिग। मैक्रो इज अ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज, जो ग्रीक वर्ड से ये भी लिया गया है, और वो ग्रीक वर्ड है मैक्रोज मीनिंग लार्ज, and therefore macroeconomics is concerned with the economic activity in the large. It study not one economic but like a firm or an industry. अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम एक यूनिट को लेके नहीं चलते हैं बल्कि पूरी होल यूनिट को लेके चलते हैं, एग्रीगेट को लेके चलते हैं। यानी इसमें हम या तो फर्म को लेंगे या इंडस्ट्री को लेंगे, बट द होल इकोनॉमिक सिस्टम। It therefore deal with aggregate, for example national income। अब इसमें हम national income को consider करते हैं, output and employment, total consumption, saving and investment, and general level of price। It is therefore also called aggregate economic। इसलिए हम क्या कहते हैं, aggregate economic। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं एग्रीगेट इकोनॉमिक्स। अब इसमें भी हम फीचर्स देखते हैं। इट स्टडीज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हमने इसमें डेफिनेशन में भी देखा था कि इसमें क्या हम पढ़ते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इट स्टडीज थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। अब इसमें हम जनरल प्राइस लेवल को लेते हैं, किसी प्रोडक्ट की जो जनरल प्राइस लेवल है, और इन्फ्लेशन को लेते हैं। इन्फ्लेशन यानी कि जो मार्केट में मनी की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। और जब मनी की मार्केट में ज़्यादा होती है तो उस मनी की परचेजिंग पावर बहुत कम हो जाती है, माने कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है मनी की।
नेक्स्ट है इट स्टडी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें हम इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में देखते हैं। एंड इट स्टडीज द मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम वितरण के सिद्धांत यानी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी भी कंसीडर करते हैं। तो आज की क्लास में हमने पूरा लेसन फर्स्ट कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।